चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। पिछली क्लासेस में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात की है। हमने आइडेंटिकल सेल्स लिए थे, है ना। पहले हमने n सेल्स लिए थे, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया था। फिर हमने m नंबर ऑफ सेल्स लिए थे, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया था। दोनों केसेस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के थ्रू फ्लो होने वाली करंट हमने डिराइव की थी। इस बार हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स m इंटू n है। कहने का मतलब यहाँ पे m ब्रांचेस है जैसे पैरेलल में हुआ करती थी। हर ब्रांच के अंदर n सेल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। m ब्रांचेस इन पैरेलल, ईच ब्रांच हैविंग n सेल्स इन सीरीज। देख पा रहे हैं आप, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना है ना। मैंने आपको कहा था कि ये आपको घर पे सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने किया है तो एक बार देखेंगे आप कैसे सॉल्व किया है आपने, ठीक है। यहाँ मैं आपके सामने करंट का एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, करंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको ओम्स लॉ यूज करना है। आपको पता है ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। जो अभी तक पिछले दो डेरिवेशंस में आप करते आए हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या मिलेगा आपको यहाँ से, देखो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। लेकिन फिर से वही बात, यहाँ पे पोटेंशियल हमको टोटल पोटेंशियल लेना है, पूरे सर्किट का मिलाकर ओवरऑल पोटेंशियल कितना है वो पोटेंशियल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मैंने V को लिखा है V टोटल, ठीक है। और R जो हम लेने वाले हैं वो R इक्विवेलेंट लेने वाले हैं, पूरे सर्किट का मिलाकर रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे पहले हमारे पास जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये लिख रहा हूँ मैं इक्विवेलेंट सर्किट। ध्यान देंगे, यहाँ एक ब्रांच के अंदर n सेल्स है, 1 2 3 4 n सेल्स, और ये n सेल्स आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इन सब का इक्विवेलेंट होगा Ne। अगर मैं EMF की बात करूं तो n सेल्स का इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाएगा, Ne। ये बात सबको समझ में आती है। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहेगा वो हो जाएगा Nr। आर 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 सभी सीरीज में हैं, n टाइम्स जुड़े हुए हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का सीरीज इक्विवेलेंट हो जाएगा Nr। यानी एक ब्रांच का EMF Ne होगा और एक ब्रांच का इंटरनल रेजिस्टेंस Nr होगा। ये बात आपको समझ में आती है, सर्किट को देखकर आपने इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व किया है। मैं आपके सामने जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं, आप लोग ध्यान देंगे, यहां पे हमने फर्स्ट ब्रांच का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, केवल एक सेल और एक रेजिस्टेंस। एक सेल बनाया जो सबका इक्विवेलेंट है, EMF Ne हो जाएगा। एक रेजिस्टेंस बनाया जो सारे n सेल्स के इंटरनल का इक्विवेलेंट है, तो वो हो जाएगा Nr। ध्यान देंगे, अगर एक ब्रांच के अंदर Ne EMF और Nr रेजिस्टेंस है तो दूसरी ब्रांच में भी सेम वैसा ही होगा, क्योंकि दोनों ब्रांचेस आइडेंटिकल है। ऐसी आपके पास कितनी ब्रांचेस है, m ब्रांचेस है। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 अप टू m आपको लेकर जाना है। mth ब्रांच जो होगी उसका भी टोटल EMF Ne होगा और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस Nr हो जाएगा। ये सारी ब्रांचेस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, ये आपको पता है। मैंने अभी केवल ब्रांच का इक्विवेलेंट निकाला है, ठीक है। ये सारे किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ जुड़े हुए हैं की के थ्रू। ये सर्किट मैंने कर दिया क्लोज। देख पा रहे हैं आप, ये सारी ब्रांचेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जुड़ी हुई थी, तो हमने इसको R से कनेक्ट कर दिया। ये एज इट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की आपकी क्लोज्ड थी। यहाँ पे सभी ब्रांचेस से कुछ करंट फ्लो करते हुए आ रही थी
और टोटल करंट आपको I यहाँ पे मिल रहा था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर। ये अभी भी I करंट आपका फ्लो कर रहा है। इस जंक्शन पर पहुंचने के बाद में फिर से ये करंट यहाँ पे M पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जितनी ब्रांचेस है यहाँ पे। ये ब्रांचेस अभी भी आपकी कितनी है? M ब्रांचेस है, इनकी संख्या M आपके पास है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार और इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई करके जो आपका फाइनल सर्किट होगा, ठीक है, फाइनल रिड्यूस्ड सर्किट है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं लेके आ रहा हूं। अब आप देखो कि यहां पे M सेल्स जुड़े हुए हैं पैरेलल में। एक ब्रांच में EMF है NE, दूसरे में भी NE, तीसरे में भी NE, ऐसी M ब्रांचेस आपके पास है। और M ब्रांचेस का आपको जो EMF है वो NE दिया हुआ है। पर मैं एक सेल यहां पे बना दूं और मैं आपसे पूछूं कि इन M ब्रांचेस का मिलाकर ओवरऑल EMF कितना होगा, तो आप कहेंगे कि वो होगा NE, क्योंकि पैरेलल में कितने भी सेल जुड़े हो, ओवरऑल जो EMF होता है वो ओवरऑल EMF जो रहेगा वो एक सेल के बराबर ही होगा। तो ओवरऑल आपका जो EMF होगा वो NE होगा। ये आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में अच्छे से समझा है, ठीक है। अब आपके जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है, आप ध्यान दें, यहां पे एक ब्रांच का NR, दूसरे का NR, तीसरे का NR, ऐसे M ब्रांचेस पैरेलल में है, ठीक है। मैं आपके सामने यहां पे डिराइव कर रहा हूं। क्या डिराइव कर रहा हूं? देखें, मैं R इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट। तो R इंटरनल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ये आप R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए लगाओगे, इंटरनल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट। अब आप देखो कि हर ब्रांच के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है? NR। तो क्या करोगे? R1 की वैल्यू NR प्लस 1/R2 की वैल्यू भी NR प्लस 1/R3 भी NR प्लस एंड सो ऑन अप टू M टाइम्स लिखना है इसको, क्योंकि M ब्रांचेस है टोटल। ये बात आपको समझ में आती है। इसको सॉल्व करेंगे 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? 1/R इक्विवेलेंट एज इट इज 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR, ऐसा M टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा M/NR, ठीक है। आपको R इक्विवेलेंट चाहिए, R इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा NR डिवाइडेड बाय M। ये बात सबको समझ में आती है। तो हमने M ब्रांचेस का इक्विवेलेंट EMF तो लिख दिया था NE। मैं दोबारा से इस सेल को बना देता हूं, है ना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये सेल बनाया मैंने फिर से। एक सेल हो गया आपका ओवरऑल, इक्विवेलेंट EMF हो गया NE, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा सबका मिलाकर वो होगा NR/M, जो आपने यहां साइड में डिराइव किया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर सारे M इंटू N सेल्स का इक्विवेलेंट EMF NE होगा और सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट होगा NR/M। बाहर वाला जो सर्किट है जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R जुड़ा हुआ है, वो सर्किट हमने एज इट इज कनेक्ट कर दिया। ये सर्किट हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। वही क्लोज्ड की वही करंट टोटल I फ्लो कर रहा है, यहां पे ये बना दिया हमने I, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे कि हम इस करंट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं, जिसके लिए आपने ओम्स लॉ लिखा है ऊपर, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये I करंट जो है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर भी फ्लो करेगा। यही करंट आगे बढ़कर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर भी फ्लो करेगा। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस NR/M, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट होंगे। ये सर्किट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है फाइनल सर्किट में,
तो यहां पे आपको ओम्स लॉ लगाना है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE। आप देख पा रहे हैं टोटल EMF NE मिला है, तो NE डिवाइडेड बाय इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको पूरे सर्किट में मिला है वो मिला है NE डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा R प्लस NR बाय M, क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं फाइनल सर्किट में। ठीक है, R प्लस NR बाय M हो जाएगा। इसको और सोल्व करना है, सोल्व करने पर करंट बराबर आपको मिलेगी, है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं NE डिवाइडेड बाय, यहां LCM लेंगे, M मिलेगा डिनोमिनेटर में, LCM M, यह हो जाएगा आपका MR प्लस N स्मॉल r। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपको करंट का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, मैं पिंक कलर से आपके सामने लिख देता हूं। ये M मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में जाकर, यह हो जाएगा आपका MNE। देख पा रहे हैं आप, डिनोमिनेटर में रहेगा M कैपिटल R प्लस N स्मॉल r। ये कैपिटल स्मॉल का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फाइनल एक्सप्रेशन आपको करंट के लिए मिल जाएगा MNE डिवाइडेड बाय MR प्लस NR। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। यहां सेल्स की संख्या कितनी होगी हम पहले ही आपको बता चुके हैं, M इंटू N होगा। आप देख लीजिए एक बार फिर से सर्किट को, M ब्रांचेस ईच हैविंग N सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स M इंटू N। आपको केवल इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, एक ब्रांच का इक्विवेलेंट आपने सीरीज में पढ़ा है, NE मिल जाएगा आपको EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसी M ब्रांचेस मिलेगी, ये नीचे बनाई है मैंने, NE NR की M ब्रांचेस। उन M ब्रांचेस में ओवरऑल EMF तो एक ब्रांच के बराबर होगा, पैरेलल में पता है आपको, NE लिख दिया मैंने। NR का पैरेलल निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करके आप इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये आपके सामने मैंने इसको फाइंड कर लिया और इस वैल्यू को उठा के सर्किट में पुट कर देना है। ठीक है, यहां किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि हम ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कब प्रिफर करेंगे। ठीक है, फॉर व्हाट केस वी विल गेट मैक्सिमम करंट। मैं यहां पे लिख रहा हूं कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट कंडीशन याद रखेंगे, मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपके सामने कंडीशन लिख रहा हूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R अगर इंटरनल रेजिस्टेंस NR बाय M के बराबर हो जाए। ठीक है, इफ, ध्यान देंगे मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। आप देखो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आपका, NR बाय M। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के, उस कंडीशन में आपका सर्किट जो है वो मैक्सिमम करंट के साथ होगा। मीन्स द सेल कॉम्बिनेशन विल ड्रॉ द मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैक्सिमम करंट की कंडीशन केवल आप याद रखेंगे, इसको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे आपका सेल वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, आपने सेल के बारे में पढ़ा, सेल क्या है। ठीक है, सेल के बाद आपने सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात की। इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद में आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस देखे, है ना, ये सब आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले आपने सेल पढ़ा, सेल के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर EMF ऑफ सेल। EMF के बाद आपने बात की थी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपने पढ़ा, है ना। इसके बाद आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करना था।
आपने फॉर्मूला डिराइव किया है ना, R इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आपने पढ़े, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अब पढ़ा आपने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये सेल्स वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे सर्किट की जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंस हमने यूज किए हैं, उसको बोला जाता है व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट। ठीक है, मैं आपके सामने व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ये व्हीट और स्टोन अलग अलग नहीं है ना, गेहूं के अंदर पत्थर, ऐसा मत समझ लेना इसको। ये व्हीटस्टोन जो है ये एक ही सेंटेंस है और एक्चुअल में एक ही वर्ड है, और ये एक फिजिसिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन। उन्होंने एक ब्रिज सर्किट बनाया था 4 अलग अलग रेजिस्टेंसेस को यूज करके। मैं आपके सामने वो 4 रेजिस्टेंसेस पहले बना देता हूं, उसके बाद में उसको हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे। एक रेजिस्टेंस है P, दूसरा रेजिस्टेंस Q, तीसरा रेजिस्टेंस R और चौथा रेजिस्टेंस S। ये P, Q, R, S, ये 4 रेजिस्टेंसेस हमारे पास है। इन चारों रेजिस्टेंसेस को एक स्पेसिफिक पैटर्न में कनेक्ट करना है। देखो सर्किट कैसे बनाया व्हीटस्टोन ने, मैं सर्किट आपके सामने बना देता हूं, सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तरीका आपको वही अपनाना है जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं। आपको करना क्या है, पहले आपको 4 पॉइंट लेना है। यहाँ पे ये 4 पॉइंट मैं आपके सामने बना रहा हूं। ठीक है, यू हैव टू टेक 4 पॉइंट्स। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप नाम देंगे A, B, C और D। ये A, B, C, D 4 पॉइंट आपके सामने हैं। आपको ये चारों रेजिस्टेंसेस को एक एक करके उठाना है और उनको यहां इन पॉइंट्स के बीच कनेक्ट करना है। हमने सबसे पहले उठाया रेजिस्टेंस P को, उसको हमने कनेक्ट कर दिया बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ये A और B के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया P। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस हमको Q उठाना है, उसको कनेक्ट करना है हमको बिटवीन पॉइंट्स B एंड C। ये Q रेजिस्टेंस को हमने यहां कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तीसरा रेजिस्टेंस R उठाना है। आप ध्यान देंगे R को कनेक्ट करना है A और D के बीच में, है ना, C और D के बीच कनेक्ट नहीं करना है। आपको A से C पे जाना है, B पे होते हुए वापस A पे आ जाना है, फिर अपन A से C पे जाएंगे D पे होते हुए। तो R रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट किया बिटवीन A एंड D। S रेजिस्टेंस को उठाना है, उसको कनेक्ट करना है बिटवीन पॉइंट्स D एंड C। ठीक है, ये चौथा रेजिस्टेंस हो गया आपका S। तो P, Q, R और S ये चारों रेजिस्टेंसेस को आप इस तरह से कनेक्ट कर देंगे जैसे सर्किट में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इतना करने के बाद में, ठीक है, इस सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए हम A और C पॉइंट्स के बीच में ध्यान देंगे सभी। ये A पॉइंट से मैंने एक वायर लिया, ठीक है, ये C पॉइंट से एक वायर हमने लिया, ये वायर, ये पॉइंट को मैंने यहाँ C नाम दे दिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमको सेल कनेक्ट करना है। ये सेल हमने कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल सेल का, और इसको एक की के थ्रू सर्किट को कंप्लीट कर देना है। ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। ठीक है, ध्यान देंगे सभी, ये आपका सर्किट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है ना, एक और डिवाइस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जिस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। आप याद करो, आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे आपने गैल्वेनोमीटर के बारे में सुना है। मैं फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो करंट को डिटेक्ट करता है। अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स करंट इन अ सर्किट। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट करता है।
ये चीज सबको दिमाग में रखना है। जैसे आपका अमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है, ये करंट को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने का मतलब क्या? देखो मैं आपके सामने गैल्वेनोमीटर का एक रफ डायग्राम बना देता हूं। ये गैल्वेनोमीटर का डायल है। गैल्वेनोमीटर में यहां 0 लिखा होता है बीच में, और दोनों तरफ इस पे रीडिंग होती है 1 2 3 4। ठीक है, इधर भी हमने यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से रीडिंग बना दी 1 2 3 4। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होती है वो नीडल हमेशा 0 पे होती है। ठीक है, यहां गैल्वेनोमीटर के अंदर 2 टर्मिनल होंगे आपके। एक टर्मिनल हमने बना दिया ये वाला और दूसरा ये टर्मिनल बना दिया। ठीक है, आप इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में सेल को कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका करंट सोर्स है, मान लिया ये सेल हमने कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जब आप इस तरह से सेल को कनेक्ट करोगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर एक करंट फ्लो करेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगी तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। ये नीडल 0 से शिफ्ट होके इस तरह किसी और वैल्यू पे आ जाएगी। ठीक है, द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इफ any current flows through it. More is the current, more is the deflection, less is the current, less is the deflection. ये चीज दिमाग के अंदर रखना है। ठीक है, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, है ना, अगर हम इस सेल की पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, अभी हमने ये पॉजिटिव बनाया है, ये नेगेटिव बनाया है, अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, उस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी। अभी ये डिफ्लेक्शन आपके राइट हैंड साइड हो रहा है, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो डिफ्लेक्शन कहां होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा। ये बात ध्यान रखना है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है सर्किट में। उसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा ये करंट की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट कम डिफ्लेक्शन। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है सर्किट के अंदर। ध्यान देंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसका जो सिंबल है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, मैं आपके सामने यहां पे लिख देता हूं गैल्वेनोमीटर का सिंबल। इसको सिंबॉलिकली आपको जी को सर्कल कर देना है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। यह हो गया आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो हमें एक गैल्वेनोमीटर लेना है और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देना है यहां पे बिटवीन पॉइंट्स जी बी एंड डी। ये बी और डी के बीच में ये गैल्वेनोमीटर मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक की भी कनेक्ट करनी होती है। ठीक है, बी और डी के बीच में करोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर चुका हूं। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर आपका जुड़ गया है। क्या करना है? अब ये सर्किट आपका कंप्लीट है, इस सर्किट को क्लोज करना है। ये मैंने यहां से की को क्लोज किया। ठीक है, ये के जो है ये आपकी की है, इसको क्लोज किया। क्लोज करने पर क्या होगा? सेल का कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। क्लोज करते से ही सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ करंट फ्लो करना शुरू करेगी। हमने करंट को आई मान लिया। सेल के पॉजिटिव से आई करंट फ्लो करना स्टार्ट कर रही है। आप देख पा रहे हैं ये करंट सबसे पहले कहां पहुंचेगी? पॉइंट ए पर। ठीक है, जैसे ही ये करंट ए पर जाएगी, ठीक है, ये मैंने यहां पे ए थोड़ा नजदीक लिख दिया। जब करंट पहुंचेगी पॉइंट ए पर तो वहां से आगे उसके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पी से होते हुए बी पे जा रहा है, दूसरा रास्ता आर से होते हुए डी पे जा रहा है। ठीक है, हमने मान लिया कि करंट आई में से कुछ करंट I1 ये फ्लो करके जा रहा है बी पॉइंट पे। I1 करंट फ्लो कर गया कहां पे? बी पॉइंट पे। तो आप अगर KCL लगाओगे ए पे, ए पॉइंट पे आपको लगाना है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसका मतलब बची करंट कितनी होगी? यहां पे
आई करंट टोटल आ रही थी, I1 चली गई P में, बचा कितना, I माइनस I1। ये बात आपको समझ में आती है। ये I माइनस I1 करंट कहां चला जाएगा, A से D की तरफ चला जाएगा, R रेजिस्टेंस में होते हुए। ठीक है, आपको सिंपल किरचॉफ का करंट लॉ अप्लाई करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेल से करंट कितनी गई थी, आई करंट जब ए पर पहुंचेगा, ए के आगे दो रास्ते, एक रास्ता बी पे जा रहा है, एक रास्ता डी पे जा रहा है। अगर बी की तरफ जो करंट गई उसको हमने मान लिया I1, तो बचेगा कितना करंट, I माइनस I1, ये चला जाएगा डी पे। तो ये करंट आपका I माइनस I1 यहां पहुंच गया डी पॉइंट पे। ठीक है, अब देखें I1 करंट बी पे गया था, ऊपर पॉइंट पे चले जाओ, I1 करंट पहुंचा था बी पे। अब I1 करंट जब बी पर जाएगा तो बी के आगे फिर से दो रास्ते, एक रास्ता जा रहा है सी पर, एक रास्ता जा रहा है डी पर। तो I1 में से कुछ करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू होते हुए फ्लो कर जाएगी डी पॉइंट पे। ये करंट कितनी होगी हमें नहीं पता, हमने इसको मान लिया IG। डायग्राम में ध्यान देंगे सभी, करंट B से D की तरफ चला गया IG। अब I1 में से IG चला गया D पे, बची कितनी करंट, I1 माइनस IG। अगेन मैं B पॉइंट पे लगा रहा हूं KCL, करंट कितनी बचेगी, I1 माइनस IG। ये I1 माइनस IG करंट कहां फ्लो कर जाएगा, C पॉइंट की तरफ फ्लो कर जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है। अब यहां D पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, नीचे पॉइंट देखेंगे डी पॉइंट पे कुल कितनी करंट्स पहुंच रही है, एक करंट आ रही है गैल्वेनोमीटर से, कौन सी करंट आ रही है गैल्वेनोमीटर से, IG। एक करंट आ रहा है ए से, कितनी आ रही है, I माइनस I1। तो डी पॉइंट पर आकर ये करंट्स मिल जाएगी आपस में, और डी पॉइंट से ये करंट फ्लो करके कहां चली जाएगी, सी पे। टोटल करंट कितनी हो जाएगी, अगर आप KCL लगाओगे, ये दोनों करंट अंदर इंटर कर रही है, I माइनस I1 एक करंट है और IG दूसरी करंट है, तो IG इसके साथ प्लस हो जाएगा। टोटल करंट आपको मिल जाएगी I माइनस I1 प्लस IG। ये करंट कहां पहुंच जाएगी, S से होते हुए C पॉइंट पर पहुंच जाएगी। अब आप C पे आ जाओ, C पे आपको KCL लगाना है, तो C पॉइंट पे कुल करंट कितनी होगी, दो करंट आ रही है C पे, एक आ रहा है B से होते हुए I1 माइनस IG, एक आ रहा है D से होते हुए C पर I माइनस I1 प्लस IG। तो C पॉइंट पर आकर ये दोनों करंट मिल जाएगी और टोटल करंट जो बनेगी वो आपके सेल की तरफ फ्लो कर जाएगी। आप देख पा रहे हैं, यहां KCL लगाओगे, इन दोनों को ऐड कर दो, I माइनस I1 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG। तो देखो IG से IG कैंसिल हो जाएगा। आप दोनों एक्सप्रेशन देख पा रहे हो करंट का, मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने, I1 माइनस IG एक करंट है और D से जो जा रही है माइनस I, ठीक है, इनको ऐड करना है तो ये हो जाएगी प्लस I माइनस I1 प्लस IG। तो देखो क्या होगा, IG से IG कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल I बचेगा। तो ये I करंट फ्लो कर जाएगा वापस से कहां पे, सेल की तरफ। आप देख लो टोटल करंट सेल से कितना गया था, I करंट गया था, वापस कितना करंट सेल पर पहुंचा है, I करंट सेल पर वापस पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, सर्किट को देखेंगे। I करंट जब सेल से गया A पॉइंट पर, A पे जाने के बाद में करंट डिवाइड हो जाएगी, I1 चला जाएगा B पर, I माइनस I1 चला जाएगा D पर। D से दो रास्ते, IG करंट चला जाएगा गैल्वेनोमीटर में, बचा हुआ I1 माइनस IG चला जाएगा C पॉइंट पर। फिर D पे आ जाओ, D पे दो करंट मिल रही है, ऊपर से IG आ रहा है गैल्वेनोमीटर से, इधर से आ रहा है I माइनस I1, तो I माइनस I1 प्लस IG मिलकर हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, ये चला जाएगा C पे। C पे मिलेगी दो करंट, टोटल करंट हो जाएगी I। आपको KCL KVL अप्लाई करना है सर्किट के अंदर, आप इजीली कर पाओगे, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अभी हमने KCL लगाया है, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, यहां पे मैं आपके सामने KVL अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है,
यहां मैंने लिखा आपके सामने अप्लाई KVL, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ आपको अप्लाई करना है। पहले अप्लाई करना है आपको एक लूप में। कौन सी लूप में अप्लाई करना है? ABDA, ये ट्रायंगुलर लूप सबको दिखाई दे रही है सर्किट के अंदर। देखो लूप दिख रही है आपको ABDA। ABDA के अंदर आपको KVL लगाना है। सभी बच्चों को साइन कन्वेंशंस पता है ऑलरेडी, आप याद करो KVL। चलिए, सबने पढ़ा है कि KVL में डेल V का समेशन डेल V इज इक्वल टू 0 होता है, ये आपको पता है। साइन कन्वेंशन आपको मालूम है। मैं फिर से बोल देता हूं, सेल के पॉजिटिव से एंटर करोगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव से एंटर करोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन में चलोगे पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव, करंट के अपोजिट चलोगे पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव, है ना। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। आपके सामने लूप मैंने लिखी हुई है ABDA। ABDA लूप के अंदर आपको क्या करना है? KVL लगाना है। सभी लोग सर्किट पे ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूँ KVL की। A से जाना है B पर। A से B पर जब जाओगे तो आपके सामने एक रेजिस्टेंस पड़ रहा है P, ठीक है। P रेजिस्टेंस आपके सामने है। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो A से B तक आप देख पा रहे हैं एक रेजिस्टेंस P जुड़ा हुआ है जिसके अंदर I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप आपका हो जाएगा यहाँ पे I1P। ध्यान देंगे, I1P पोटेंशियल ड्रॉप होगा ओम्स लॉ से। V बराबर IR होता है, पता है आपको। यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू P है, करंट I1 फ्लो कर रहा है, ठीक है। साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइन रहेगा क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं A से B। अब हमको मूव करना है B टू D। B से D जब जाओगे तो गैल्वेनोमीटर है बीच में, करंट फ्लो कर रही है IG, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा IgG, जहां पे G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जो भी गैल्वेनोमीटर आपके पास होगा उस गैल्वेनोमीटर के अंदर कॉपर वायर की कॉइल्स होगी और उन सब का मिलाकर जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम कैपिटल G से अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर हम G मान लें तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा IG इंटू G। करंट के साथ चल रहे हैं, साइन पॉजिटिव। आप D पर पहुंच चुके हो, D से आपको आना है A पर। जब आप D से A पर आओगे तो रेजिस्टेंस R है आपका, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R। आप देख पा रहे हैं सर्किट में करंट फ्लो कर रही है A से D I माइनस I1, रेजिस्टेंस R है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। साइन यहाँ पे आएगा नेगेटिव क्योंकि हम जा रहे हैं D से A, करंट आ रही है A से D, ठीक है। इक्वल्स टू हो जाएगा 0। A से चले थे A पर पहुंच गए। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। I1P प्लस IgG इज इक्वल टू, ये नेगेटिव वाली टर्म RHS में जाकर हो जाएगी पॉजिटिव, I माइनस I1 इंटू R। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखेंगे, अब हम दूसरी लूप के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने दूसरी ट्रायंगुलर लूप यहाँ पे ले रहा हूं जो है आपकी BCDB। आप सर्किट के अंदर देखें, एक ट्रायंगुलर लूप आपको दिखाई दे रही है BCDB। ये आपका सर्किट आपके सामने है, ठीक है। BCDB ये ट्रायंगुलर लूप है। इसके अंदर आपको लगाना है KVL। आप जाओगे B से C, B से C में रेजिस्टेंस आपके सामने बना हुआ है Q। B से C ब्रांच में Q रेजिस्टेंस है। करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है I1 माइनस IG। आप देख पा रहे हैं सर्किट के अंदर करंट कितनी है, I1 माइनस IG। पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा Q इंटू I1 माइनस IG। मैं आपके सामने यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप लिख देता हूँ,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका I1 माइनस IG इंटू Q। ये पोटेंशियल ड्रॉप का साइन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम करंट के साथ चल रहे हैं। देखिए B से C जा रहे हैं, करंट भी B से C जा रही है। अब आपको आना है C से D। C से D में आप करंट के अपोजिट चल रहे हो, नेगेटिव साइन। करंट कितनी है C से D में? I माइनस I1 प्लस IG। करंट आप देख पा रहे हैं सर्किट में, C से D में करंट है I माइनस I1 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस है S, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। हम मूव कर रहे हैं C से D, करंट जा रही है D से C, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए साइन नेगेटिव। अब हमको जाना है D से B। D से B में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, आप देख pा रहे हैं। जब D से B जाएंगे फिर से आप करंट के अपोजिट जा रहे हो तो माइनस साइन। करंट फ्लो कर रही है IG, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू हम लिख रहे हैं IG और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा IG इंटू G। करंट के अपोजिट है इसलिए साइन नेगेटिव, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। B से चले थे B पर पहुंच गए। ठीक है, यहां इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। क्या लिखेंगे सॉल्व करके? देखो I1 माइनस IG इंटू Q को लिखा मैंने एज इट इज, माइनस IG को लिखा एज इट इज। ये मिडिल वाली टर्म को RHS में लेके जा रहा हूं मैं, तो I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, ये नेगेटिव है LHS में, RHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। आपके पास दो लूप थी, ट्रायंगुलर लूप, दोनों लूप के अंदर आपने KVL लगाया। KVL लगाने पर आपको यहां पे दो KVL इक्वेशन मिल रही है। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, दोनों इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या किया यहां पे व्हीटस्टोन ने, ये सर्किट क्यों बनाया, ये एक सवाल है हमारे सामने। ठीक है, व्हीटस्टोन ने जो सर्किट बनाया उसको ब्रिज क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले इसकी बैलेंसिंग कंडीशन के बारे में बात करें। ठीक है, व्हीटस्टोन ने क्या किया, जो सर्किट आपके सामने है इसको देखिए। गैल्वेनोमीटर के अंदर अभी कुछ न कुछ करंट फ्लो कर रही है IG। ठीक है, व्हीटस्टोन ने ये रेजिस्टेंसेस को इस तरह से वेरी करवाया कि गैल्वेनोमीटर के अंदर फ्लो करने वाली करंट 0 हो जाए। ठीक है, द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू 0। आप PQRS जो चार रेजिस्टेंसेस आपके पास है, इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को हम एक स्पेसिफिक पैटर्न में चेंज करके गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट को 0 कर सकते हैं। ठीक है, वही व्हीटस्टोन ने किया, और जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 हो गई, उस कंडीशन को व्हीटस्टोन ने बैलेंसिंग कंडीशन का नाम दिया। तो आप ध्यान देंगे, जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा उस समय करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर IG 0 है, अगर बैलेंसिंग कंडीशन है, तो बैलेंसिंग कंडीशन के केस में आपकी इक्वेशन 1 और 2 क्या फॉर्म ले लेगी। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दो नई इक्वेशन आपको मिल जाएगी। देखो, बैलेंसिंग कंडीशन हो चुकी है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 है, हम IG की वैल्यू 0 पुट कर दें। जब फर्स्ट इक्वेशन में आप IG को 0 पुट करोगे तो देखो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, I1P, ये देख पा रहे हैं सभी स्क्रीन पे, फर्स्ट इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है। I1P प्लस IgG है, IG को हम 0 पुट करेंगे, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इक्वल में आपके पास बचेगा I माइनस I1 इंटू R, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3। ठीक है, इन बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है, द इक्वेशन फर्स्ट विल बिकम इक्वेशन थर्ड। आप देख पा रहे हैं IG को हमने 0 कर दिया। सेकेंड इक्वेशन कैसे वेरी करेगी, ये सेकेंड इक्वेशन भी आपके सामने लिखी हुई है। आप सेकेंड इक्वेशन देखो, ये वाली लिखी हुई है,
देखो इसमें जहां जहां IG दिख रहा है वहां 0 पुट कर देना है बैलेंसिंग कंडीशन के केस में। तो यहां बचेगा आपके पास I1Q। देखो ये IG 0 हो गया तो बचा I1Q, ये सेकेंड वाली टर्म IG 0 तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इक्वल ब्रैकेट के अंदर है आपका I माइनस I1 प्लस IG को 0 करोगे तो ब्रैकेट में बचेगा I माइनस I1, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है इससे रेजिस्टेंस S, ये इक्वेशन हो जाएगी 4। मतलब इन केस ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन इक्वेशन सेकेंड विल बिकम इक्वेशन 4। तो हमने बैलेंसिंग कंडीशन में IG को 0 पुट कर दिया है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे। क्या कर रहा हूं मैं, थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में LHS को LHS से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, I1P डिवाइडेड बाय मिलेगा I1Q। LHS को LHS से डिवाइड कर दिया, RHS को RHS से डिवाइड करोगे I माइनस I1 इंटू R अपॉन हो जाएगा I माइनस I1 इंटू S। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे LHS में I1 से I1 कट जाएगा, RHS में I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपके पास बचेगा P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, ठीक है। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। आपसे पूछा जाए कि व्हिटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस्ड होगा, तो कब होगा, जब P और Q का रेशो बराबर हो जाए R और S के रेशो के। When the ratio PQ is equal to the ratio RS, then the Wheatstone bridge will be in balancing condition. It means no current flows through the galvanometer. कोई करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा। अब इसको ब्रिज क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में सुनो। देखो A से C पर जाना है तो A से C पर जाने के लिए ब्रिज बन जाएगा। एक ब्रिज हो जाएगा B से होते हुए C, एक हो जाएगा D से होते हुए C। मतलब जो करंट B पे जाएगी वो डायरेक्ट C पे पहुंच जाएगी, क्योंकि B और D के बीच में कोई करंट नहीं होगी। जो करंट A से D पर जाएगी वो डायरेक्ट C पे चली जाएगी, क्योंकि दोबारा D से B के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो आपको व्हिटस्टोन का सर्किट समझ में आता है, ठीक है, उसकी बैलेंसिंग कंडीशन आपको समझ में आती है। ये पूरा डेरिवेशन आपको सॉल्व कर लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बैलेंसिंग कंडीशन व्हिटस्टोन ब्रिज की हमने पढ़ी। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज, जिसको बोला जाता है मीटर ब्रिज, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। ये जो मीटर ब्रिज है या फिर जो स्लाइड वायर ब्रिज है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हिटस्टोन ब्रिज का। मैं आपके सामने लिख देता हूं यहां पे, इट इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। WSB मतलब व्हिटस्टोन ब्रिज। तो इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप पुरानी सारी चीजें एक बार पढ़ लें, ठीक है, डेरिवेशंस को पूरी तरीके से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम मीटर ब्रिज को डिस्कस करेंगे।